वेलकम बैक टू यूजीसी नेट क्लासेस जेआरएफ योगा। आज हम इस क्लास में वशिष्ठ संहिता को जानने वाले हैं जो यूनिट 5 के अंतर्गत रखी गई है। इस वशिष्ठ संहिता में से क्या साथी हटियोग के ग्रंथ में उसमें वशिष्ठ संहिता को शामिल किया गया है। तो आप प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं ना 2 से 3 2 साल का पेपर उठा के देखो 2 से 3 साल के, तो उसमें सबसे ज्यादा वशिष्ठ संहिता प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 5 से 6 प्रश्न वशिष्ठ संहिता में से पूछ ले जा रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है क्योंकि इस वीडियो में आपको क्या है जो प्रीवियस ईयर में बार बार प्रश्न आ रहे हैं उन सभी को हमने इसमें शामिल किया गया है तथा इस बार जो एग्जाम होगा 2 जनवरी को, तो उसमें क्या क्या संभावना आने की प्रश्न है वो आपको बताएंगे। साथ में आपको प्रश्न कैसे बनते हैं यानी कि किस टाइप का प्रश्न जो इंपोर्टेंट होगा जिस अध्याय में टॉपिक में से आगे पीछे आपको सारी कवर करा देते हैं कॉन्सेप्ट जोड़ के जो ऐसे कोरिलेट करके, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होती है। यानी इससे आपके नोट्स बन जाते हैं। जो भी बिगनर्स हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल वीडियो है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आ रही होगी, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया साथियों को। और हाँ, एक और आपको महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। यदि आपने यूनिट फर्स्ट में योग का इतिहास फाउंडेशन ऑफ योगा, तो उसमें वीडियो के हमने 8 पार्ट डाले हैं बना के, आपने नहीं देखी तो वो जाकर सभी 8 पार्ट देख लें। यूनिट टू में क्या साथियों, भगवत गीता, योग वशिष्ठ और 10 उपनिषद, ये भी आपने नहीं देखी है तो अभी तक जाकर देख रहे हैं प्ले लिस्ट में जाकर। यूनिट 3 भी हमारे द्वारा कवर करा दी गई। इसमें क्या बताया गया है, जो 8 हमारे सिलेबस में योग के उपनिषद शामिल किए गए ना, उन योग उपनिषदों को बहुत अच्छे से कवर किया है क्योंकि इन योग उपनिषदों में से 10 से 11 प्रश्न आते ही आते हैं। हर यूनिट में डिवाइडेशन है प्रश्नों का, तो वहां से आते हैं। यूनिट 4 पतंजलि योग सूत्र, ये भी हमारे द्वारा डाल दी गई है। यूनिट 5 का हठ प्रदीप का, घेरंड संहिता, शिव संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और हठ रत्नावली, इन सभी की वीडियो डाल दी गई है। आज ये वीडियो का पार्ट है जो इसी योग टेस्ट में वशिष्ठ संहिता का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपको बिना स्किप किए देखें, आप हमारे साथ प्रश्नों को लगाते चलें। जो बिगनर्स हैं उनको नोट्स ही बनाने, जो चीज़ों को हम समझाते जाएंगे, कहाँ कैसे क्या प्रश्न बनता है वो सारी चीज़ कवर करेंगे। और जो प्रीवियस पहले ही पेपर दे चुके हैं 1-2 मार्क्स से जिनका जेआरएफ रह गया, तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे द्वारा प्रश्न लगाए जाएंगे, आप चीज़ों को समझते चलें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी ये वीडियो सभी एग्जाम में। चलिए चलते प्रश्नों की ओर। जैसा कि हर बार वीडियो कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले हमें उसके संबंधित हमें चीज़ें जानकर जाननी होती जरूरी हैं, क्योंकि आपको चीज़ें नहीं पता होंगी तो कोई भी चीज़ आप कर नहीं पाओगे। और पहले चीज़ें जानने आती हैं तो साथ ही इससे ये हमारे लिए बेनिफिट्स मिलता है कि चीज़ें ऐसे आगे आती हैं तो रिवीजन साथ में होता रहता है। जब हमें किसी अध्ययन या किसी हमें अध्याय के बारे में नहीं पता या हमें किसी ग्रंथ के बारे में क्या पढ़ना होता है, वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, यानी बोरियत लगती है। तो पहले हमें किसी भी ग्रंथ के बारे में सबसे पहले हमें परिचय पता होना चाहिए, परिचय। और यहाँ से जो हम पढ़ रहे हैं तो एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि हम चीजें पढ़ रहे हैं तो वो चीजें पता होनी चाहिए कि इस एग्जाम के दृष्टिकोण से यानी इस ग्रंथ में से कहाँ से प्रश्न पूछता है। ये हमें चीजें आएंगी तो ये बहुत हेल्पफुल होती है, हमारी चीजें पढ़ने में हेल्प करती हैं। तो वही चीज हमें हर वीडियो बताते हैं। इसमें भी हम बताते हैं पहले वशिष्ठ संहिता है क्या है, तब हम आगे चीजों को करेंगे। ठीक है, तो वशिष्ठ संहिता है ना साथी, वशिष्ठ संहिता, इस वशिष्ठ संहिता में क्या बताया गया है और क्या आपको पढ़ना है। तो बेसिक जानकारी दे वशिष्ठ संहिता है क्या। तो वशिष्ठ संहिता साथियों, जो वशिष्ठ मुनि है ना और उनके पुत्र शक्ति, उन दोनों के बीच संवाद पर आधारित ये ग्रंथ है। यानी कि जो मुनि वशिष्ठ है, मुनि वशिष्ठ और उनके पुत्र हैं शक्ति, इन दोनों के बीच संवाद हो रहा है, इन दोनों के बीच संवाद हो रहा है। और संवाद किस चीजों को लेकर हो रहा है, संवादात्मक जो प्रश्न रखे गए थे, तो उनके पुत्र पूछते हैं वशिष्ठ मुनि से कि जन्म मृत्यु और बुढ़ापा क्या है, यानी जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, बुढ़ापा क्या है। इन प्रश्नों पर चर्चा की गई है इस ग्रंथ में। तो वशिष्ठ उनके पिता इन चीजों को जिज्ञासावश, जो उनके पुत्र की जिज्ञासा जानने की, तो उसके पूरे आंसर देते हैं। अब वही हमारे सिलेबस में कवर किया है क्योंकि उसमें योग से संबंधित सारी चीजें बताई गई हैं कवर करके, कैसे क्या है क्या नहीं है। यम बताए हैं, इसमें नियम बताए हैं, अष्टांग योग बताया गया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारी चीज बताई गई हैं। अब हमें पढ़ना क्या होता है, क्या चीजें लाए, क्योंकि इसमें बहुत डेप्थ से चीजें बताई। जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है ना, उसमें शरीर रचना वगैरह शरीर संबंधी चीजें आई हैं, हरिता पढ़ने तथा ब्रह्मांड, ऐसी इसमें चीजें बताई गई, नक्षत्र ग्रह, यहाँ से प्रश्न बनते बनते हैं। शरीर की माप बताई गई है और कितने प्रत्याहार का भी इसमें 18 मर्म प्रत्याहार करने के लिए बताया गया है। तो ये डेप्थ में चीज बनती है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और हार्ड भी लगता है लोगों को, यहाँ छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं।
अब आपको क्या तैयार करना है इसमें हम ये भी बता देते हैं, क्योंकि ये सब पंच धारणा है। जो चीजें अलग होती है ना ग्रंथों में, उन चीजों को आपको महत्वपूर्ण यानी होती हैं और उन पर आपको अच्छे से फोकस करना चाहिए। पंच धारणा में से कुछ चीजें अलग बताई गई हैं, जैसे इसमें पंचनाथ देवता बताया ना, वायवीय धारणा को तो मह तत्व बुद्धि को बताया गया है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के, इसमें ये अलग बताया गया है। तो जो चीजें अलग बताई जाती हैं उनको हमें स्पेशल टारगेट करना चाहिए कि हाँ ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब प्रत्याहार में इसमें 18 मर्म बताए हैं, उन पर मर्मों पर ध्यान करने के लिए बोला गया है। तो ये चीज हमें आनी चाहिए। प्रत्याहार है, ध्यान को कितने भागों में बांट बताया गया, 6 बताया गया। सगुण और निर्गुण, तो निर्गुण को यहाँ पे एक प्रकार का बताया गया, सगुण को 5 प्रकार का बताया। लिख देते हैं साथियों, क्योंकि ये शुरुआत में सारी चीजें बताएं तो आगे प्रश्न आते जाएंगे, पर लगाते जाएंगे, आपकी हेल्प हो जाएगी। इरेज करके लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है अष्टांग योग। आप भी ऐसे ही लिख लिया करो, बहुत हेल्प मिलती है अष्टांग योग शुरू में। फिर हमारा रिवीजन करते हैं तो उससे हेल्प मिलती है, कैसे ही बताते हैं। अष्टांग योग है यम, तो इसमें ये कितने भी नियम बताए हैं शुरू में नीचे ही लिख लो, और उसके नीचे भी आप इनका बताए जो वो भी लिख लो ऐसे करके नीचे यम। दूसरे नियम, नियम भी इसमें 10 बताए हैं, तो 10 बताए और 10 के नीचे ऐसे लिख लो सारे, वो क्रम भी, क्योंकि क्रम का ही खेल है ना। यम नियम। अब आसन बताया, तो आसन में क्या है, आपको जहां पे 10 आसन बताए गए हैं, तो ऐसी क्या है एक बार में 10 ही आसन बताए गए हैं इसमें। 10 नियम 10 ही आसन, मतलब आसनों को भी आप लिख लो नीचे। ऐसे क्या है ना, क्विक रिवीजन होता है। आसन के बाद इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आसन के बाद। फिर यहाँ पे क्या है, प्राणायाम, ऐसे नीचे लिख कर देते हैं प्राणायाम। अब प्राणायाम इसमें 3 प्रकार का बताया, वो हम बताएंगे। ओमकार प्राणायाम की मात्राओं से संबंधित अभी आप प्रश्न आएंगे। फिर प्रत्याहार, यहाँ इंपोर्टेंट है प्रत्याहार। प्रत्याहार, क्योंकि इसमें 18 मर्मों पर करना प्रत्याहार बताया गया है। तो प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, तो धारणा में धारणा पंच धारणा ये बताया गया, पृथ्वी आकाश पंच महाभूतों की है धारणा। धारणा के बाद आता है ध्यान, इरेज कर देते हैं ध्यान। ध्यान को यहाँ 6 प्रकार का बताया, 6 में से सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण। निर्गुण, सगुण 5 प्रकार का है, निर्गुण यहाँ पर 1 प्रकार का बताया, टोटल 6 प्रकार का ध्यान बताया गया। ऐसी समाधि, फिर तो जो जो चीज बताई जाती है वो उसके नीचे लिख लो, ऐसे कि क्विक रिवीजन हो जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ जो एग्जाम में प्रीवियस में प्रश्न भी आया है, 102 बार प्रश्न आया है। जो अष्टांग योग है ना, पतंजलि योग सूत्र, तो पतंजलि योग सूत्र पूछता है कि बहिरंग कौन से हैं, बहिरंग, बहिरंग और अंतरंग, अंतरंग साधन कौन से हैं। तो इसमें क्या अंतरंग, पत्र प्रत्याहार भी आ गया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ पे प्रत्याहार को भी शामिल किया गया, अंतरंग और बाह्यरंग। इसमें कितने हैं, यम जो बचते हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। तो ये क्या, 1 2 3 4, यानी कि इसमें 4 ही बहिरंग बताए गए हैं इस वशिष्ठ संहिता में, और 4 ही अंतरंग बताए गए हैं। अब पतंजलि योग सूत्र क्या कहता है, पतंजलि में क्या थे, प्रत्याहार भी यहाँ पर बहिरंग में था, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। प्रत्याहार को भी बहिरंग में शामिल किया गया था। यहाँ अंतरंग में क्यों शामिल किया गया, क्योंकि यहाँ पर मर्मों का ध्यान बताया गया, यानी कि अंदर की अवस्था घटित होने लगी प्रत्याहार में भी, क्योंकि 18 रेज करके बताते हैं। ऐसी आपको चीजें समझनी होती है, कॉन्सेप्ट क्यों बताई गई क्यों नहीं बताई गई है। तो जो 18 मर्म स्थान बताएंगे ना, इन मर्म स्थानों पर प्रत्याहार में बताया गया, इन पर ध्यान करना चाहिए, यानी अंदर घटित अवस्था होगी। तो इसलिए प्रत्याहार को भी अंतरंग साधन में रख दिया गया। साधन ही तो अष्टांग योग, और क्या बताए, साधन बताए गए राजयोग की प्राप्ति के। तो अंतरंग में ये आ गए यहाँ प्रत्याहार। तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, तो यही सारी चीज आपको समझनी होती है। कैसे क्या बेसिक हमने सारी जानकारी दे दी आपको, ग्रंथ में क्या क्या पढ़ना है। जो अलग चीज होती है उन पर हमारा टारगेट फोकस रहना चाहिए कि ये चीज आने की संभावना, तो उस पर हम अच्छे से कवर करनी होती है। बाकी सभी चीज पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न, चलिए प्रश्नों के चलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, 6 अध्याय में बांटा गया है, यानी कि जो संवाद हो रहा है वो उनके 6 अध्याय में बांटा गया, क्योंकि ये बेसिक प्रश्न पूछ लेते हैं। तो यहाँ भी ये प्रश्न आया जो हमने बता दिया, वशिष्ठ में कुल कितने अध्याय बताए गए हैं, 4 6 7 8। तो यहाँ पर 6 अध्याय बताए गए हैं जो उनका संवाद है ना, वशिष्ठ संहिता में हठयोग के टेस्ट में इनको शामिल किया है। इसमें कुल 6 अध्याय बताए गए। तो आपको ये याद कर लेना, बेसिक प्रश्न भी आते हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार योग का मुख्य उद्देश्य क्या बताया, यानी कि इसमें वशिष्ठ संहिता में योग का मुख्य उद्देश्य क्या है।
मानसिक शांति बताया है, सिर्फ रोग निवारण बताया है, जीवात्मा और परमात्मा का संयोग है, शारीरिक बल। तो इसमें जीवात्मा और परमात्मा का संयोग ही बताया है, वही योग है। इसमें परिभाषा योग के अंतर्गत यह परिभाषा बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वशिष्ठ संहिता में ग्रह, राशि और नक्षत्र, यहाँ से प्रश्न बहुत आए थे, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओगे, कौन सा ठंडा ग्रह है, कौन सा उष्ण ग्रह है, ग्रहों की चाल, नक्षत्र, स्थिति यहाँ तक से प्रश्न पूछ लेता है वशिष्ठ संहिता में। तो ये चीजें हमें कवर करनी है। यहाँ पे ये प्रश्न आया, वशिष्ठ संहिता में ग्रह, राशि और नक्षत्र का वर्णन किस अध्याय में किया गया है। अब यहाँ पे ये प्रश्न पूछा कि इनका वर्णन किस अध्याय के अंतर्गत बताए गए हैं ये। तो अध्याय 1, अध्याय 5, अध्याय 3, अध्याय 6। तो ये अध्याय 5 के अंतर्गत इनका वर्णन किया है। ग्रह, नक्षत्र, राशि, जो 12 राशि हैं, नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं, राशि 12, नक्षत्र सीधे सीधे ऐसे ही याद कर लो ना, सीधे सीधे पूछता है कि राशि कितनी बताएंगे, तो कितना इजी प्रश्न, 12 राशि है। आने को तो प्रश्न इजी भी पूछ लेता है, डेप्थ भी पूछ लेता है, वो आप इस एग्जाम के ऊपर था, एग्जाम में कैसे दृष्टिकोण सोच के प्रश्न रखता है। तो कोई भी प्रश्न हमें छोड़ना नहीं है, इजी हो तो और बढ़िया हमारे लिए। इजी में वहीं से प्रश्न बन गया, वहीं से हमने कर लिए, आराम से मार्क्स उठा लिए उससे हमने वशिष्ठ संहिता से। इसलिए आपको चीजें छोड़नी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार कुल कितनी राशियां बताई हैं। यहाँ पर राशियां भी प्रश्न आएगा, जो हमने बताया था 10, 9, 27, 12। तो 12 राशियां होती हैं, ऐसा नहीं वशिष्ठ संहिता में कम या ज्यादा बता दी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। आपको घबराना नहीं है, नहीं पढ़ा है ग्रंथ और आपको प्रश्न आ गया तो आप फिर भी 12 देना है। इसमें पूछा है वशिष्ठ संहिता में यमों की संख्या कितनी है, 10, 8, 12, 5। तो हमने पहले ही आपको बता दी थी, अब आपका रिवीजन होता रहेगा, इसलिए पहले चीज सारी कॉन्सेप्ट बताना जरूरी होता है अष्टांग योग में। यहाँ पर क्या थे, यम भी 10 थे, ऐसे ही आपको लिखना, नियम भी 10 थे और आसन भी 10 है, यानी 10 10 10 तीनों चीज बताई है, यम, नियम, आसन। और फिर प्राणायाम 3 बताया, प्रत्याहार 4 है, धारणा 5 और ध्यान 6। ऐसे चीजें आपको कोरेट कर लेनी है, लिख लेनी है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार कौन सा नियम सर्वश्रेष्ठ है। अब ये नियम के अंदर कौन सा सर्वश्रेष्ठ बताया, ईसा प्राणायाम बताया, इसमें तप बताया, संतोष बताया, सोच बताया। तो इसमें ईसा प्राणायाम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, ईसा प्राणायाम। तो ये आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ अलग चीज आया, यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप गलत नहीं कर पाओ। वशिष्ठ संहिता उसमें अलग बताया, हट प्रदीप कहाँ है। वशिष्ठ संहिता में कुल कितने आसनों का वर्णन किया गया है। अच्छा प्रश्न है आसनों का। यहाँ प्रश्न पूछा वशिष्ठ संहिता कितने आसनों का वर्णन किया गया है। 15 आसन, 10 आसन, 84 आसन, 32 आसन। तो आपको शुरू में बताया था कि यहाँ वशिष्ठ संहिता में 10 यम बताए, 10 नियम बताए, 10 आसन बताए। इनको यहाँ पर मुख्य आसन बताया गया, 10 को यानी मुख्य आसन बताया गया है। और इन 10 में से मुख्य आसन में 4 को क्या बताया, मुक्ति मार्ग के लिए। यही प्रश्न आता है, प्रीवियस ईयर में आया है, मुक्ति मार्ग। पेन चल नहीं रहा साथी, और ठंडी आता है तो स्क्रीन ऐसी होती है, पेन चल नहीं पाता है। तो आप समझ लें चीजों को, ये हमारा कहने का मतलब है। मुक्ति मार्ग के लिए 4 आसन बताए गए, मुक्ति मार्ग के लिए 4 आसन बताए गए हैं। तो ऐसा श्लोक में सीधे दिया गया है। और आपको क्या है ना, 10 आसनों के हो सके तो नाम भी याद कर लो, कभी वह अंदर से चीज पूछ लेता है कि निम्न में से किस आसन का वशिष्ठ संहिता में वर्णन नहीं किया गया, निम्न में से किस आसन को 10 प्रमुख आसनों में वर्णन नहीं किया गया, ऐसे ही प्रश्न पूछता है। तो इसलिए कोई चीज छोड़नी होती है। अब कम आसन है तो आप कर सकते हो, हट प्रदीप कहाँ 15 आसन बताएंगे तो उनको भी याद कर सकते हो। अब घिरण्य में 32 आसन थोड़ा डेप्थ हो जाता है वो, तो 32 आसन नहीं याद किया जा सके थोड़ा। तो उनमें क्या है, जो 12 आसनों के लाभ बताए वन लाइनर, वहां से इजी प्रश्न आप कर पाओगे तुरंत। आप 12 आसनों के लाभ याद कर लो, फिर कोई प्रश्न पूछे उल्टा कहीं से वहां पर आकर सीधे कर पाओगे। तो हमने वो वहां अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, घिरण्य संहिता को कैसे पढ़ना चाहिए। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो वहां जाकर प्ले लिस्ट में आकर वीडियो देख लें, घिरण्य संहिता का बहुत इंपॉर्टेंट कवर किया अच्छे से, घिरण्य संहिता हट प्रदीप का। और यहाँ साथ ही ज्यादा बताएंगे, टाइम का अभाव रहता है, क्योंकि यहाँ प्रश्न वशिष्ठ संहिता ही कराने हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, इसका आंसर 10 होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार कंद का स्थान स्थान कहाँ है, जो कंद है ना उसका स्थान क्या है। तो हृदय में बताया गया है, गुदा और लिंग के ऊपर बताया गया, नाभि के बीच में बताया, कंठ में बताया गया है। तो यहाँ पर ये ना गुदा और लिंग के बीच में ही बताया गया है कंद का स्थान, कंद। और यहीं से कुंड नहीं, सॉरी, यहीं से क्या है, हमारी नाड़ियां निकलती हैं, जो 72 या नाड़ियां बताई गई हैं, उसमें 10 प्रमुख नाड़ियां बताई गई हैं। ये भी आपको याद कर लेना, हर ग्रंथ के अनुसार आपको एक पेज पे लिख लेना है किसमें कितनी नाड़ियां बताई गई हैं। शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं, उसमें से प्रमुख 14 नाड़ियां बताई गई हैं। यहाँ क्या है, 72,000 और 10 का कॉन्सेप्ट है, वहां क्या है 3.5 लाख और 14 का कॉन्सेप्ट है।
तो ऐसे करके करना है। योग के उपनिषद है, उनमें भी नाड़ियों का वर्णन हुआ हुआ, तो प्रश्न वहां से ही बनते हैं एग्जाम में, प्रीवियस से भी उठा हुआ। तो योग के उपनिषद कौन कौन से पूछे थे उपनिषद, तो ये आपको ये प्रश्न करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं चीजें छोड़ देनी है। नेट का आपका जेआरएफ का टारगेट है, तो सारी चीज आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शरीर में सूर्य का स्थान कहाँ बताया गया है, ये हर बार बताएं। फिर इसमें शरीर का सूर्य नाभि मंडल में बताया, मूलाधार में बताया, हृदय में बताया, तालु में बताया है। तो साथियों जितने भी हठयोग के टेस्ट है ना ग्रंथ, उसमें नाभि मंडल में बताया। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमने सबसे समझाया था, हठयोग के हठ प्रदीप का समझाया था। ये हमारा कपाल है, ठीक है, यहाँ कंठ है, तो यहाँ से क्या है, ये से ऊपर वाले को चंद्रमंडल बोलते हैं, चंद्रमा, और से जो जठराग्नि बन रही है नाभि प्रदेश में, ऐसे बोलते हैं सूर्यमंडल, सूर्यमंडल। अब क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, इसमें समझाते हैं कॉन्सेप्ट। जो हमारे चंद्रमंडल है ना, ऐसा इसमें ग्रंथों में योग बताया कि वहां से अमृत धारा टपक रही है, अमृत धारा मतलब बूंद के रूप में नीचे, और जो सूर्यमंडल में जाकर ना वहां आके जल जाती है, भस्म हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है उसका, वो जल जाती है सूर्यमंडल उसको। तो इसी चीज को क्या करना है, योगी वगैरह क्या करते हैं, खेचरी मुद्रा करते हैं। खेचरी मुद्रा में क्या है, उस अमृत को अंदर की ओर जीव करके, वो लंबी जीव शोधन और वो करके दोहन करके, तो अंदर को जीव ले जाके उसी रसपान करते हैं, उसी को खेचरी मुद्रा बोलते हैं, खेचरी मुद्रा। तो यहाँ पर ये प्रश्न आया, तो यहाँ का पूछा, यहाँ पर प्रश्नों में शरीर में सूर्य का स्थान कहाँ बताया गया है, तो ये ऊपर चंद्रमंडल होता है आपका ये, और नीचे होता है सूर्यमंडल नाभि के प्रदेश में। तो यहाँ पर बताया नाभि मंडल में। तो ये ऐसे प्रश्न करना है, और जो कॉन्सेप्ट बताया वो आपको भूलना नहीं है, क्योंकि खेचरी मुद्रा संबंधित है, और भी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पूछता है जो विपरीत करनी है, विपरीत कटी में कैसे आता है विधि में साथ प्रश्न कि जब विपरीत कटी करते हैं, विपरीत कटी में क्या होता है, सिर नीचे ले आते हैं, पैर ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये यहाँ पे चंद्रमंडल था, चंद्रमंडल सिर के पास चंद्रमंडल, और सूर्यमंडल ऊपर, तो यहाँ विपरीत हो गई चीज, तो इसलिए इसको विपरीत कड़ी मुद्दा बोला गया। तो पेपर में आता है सीधे कि ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें चंद्रमंडल नीचे हो जाता है, सूर्यमंडल ऊपर पहुंच जाता है। यानी विपरीत करणी क्रिया में क्या है, सूर्यमंडल ऊपर पहुंच गया, चंद्रमंडल नीचे हो गया, तो विपरीत करणी बोलते हैं क्रिया उसे। इस विपरीत करणी क्रिया से क्या है, हमारे जरा मृत्यु का नाश होता है, और हमारे झुर्रियां वगैरह जो भी है उन चीज का वो समाप्त होती है। ये बताया ग्रंथ विपरीत करणी का लाभ। तो वो इसी चीज का लाभ है कि जो रसपान टपक रहा है, वो मतलब उसको चीजें विपरीत करनी, उसकी हेल्प दे रही है, ट्रिगर कर रही है, उस चीज को बचा रही है। ऐसा हम जब तक मुद्रा करते हैं, जब तक हम जितने टाइम के लिए, तो ये सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। साथियों इसका आंसर होगा ही बताया था, नाभि मंडल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पूछा गया वशिष्ठ संहिता के अनुसार शरीर में कुल कितनी नाड़ियां हैं। जो हमने प्रश्न बताया था ना, ये शिव संहिता में बताई गई है, शिव संहिता। ठीक है, इसमें बताई गई है 72,000 नाड़ियां, ये किसी में नहीं बताई है। कठोपनिषद में 101 बताई है जो हृदय से निकल रही हैं। ठीक है, ये किसी में नहीं बताई गई है। और ये 72,000 नाड़ियां हठ प्रदीप का बताई गई है, यहाँ भी सेम है यही वाला कॉन्सेप्ट। 72,000 और 10 मुख्य नाड़ियां, उसमें भी ऐसी है 72,000 10 मुख्य नाड़ियां हठ प्रदीप का। तो यहाँ पे वशिष्ठ संहिता में इतनी बताई गई है। तो आपको लिख लेना, याद कर लो, यहाँ से प्रश्न आते हैं हर बार, हर वीडियो में हमने हर पार्ट जो बनाया उसमें यही बोला है, जो जो घट योग के टेस्ट बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, शरीर के वाम भाग यानी बाईं ओर में कौन सी प्रमुख नाड़ी स्थित है जो चंद्र स्वरूप है। हमारा जो शरीर है ना, उसमें बाईं तरफ कौन सी नाड़ी स्थित बताई गई है हमारी, ये पूछा गया है। बाईं तरफ पिंगला नाड़ी, गांधारी नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इड़ा नाड़ी। तो यहाँ पे ये बाईं तरफ पूछी ना साथियों, बाईं तरफ, बाईं और दाईं, और बीच में सुषुम्ना, सुषुम्ना। ठीक है, तो हमारी बाईं तरफ बताई गई है, इसमें इड़ा नाड़ी, दाईं तरफ है पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी का कार्य शरीर को ऊष्णता देना यानी गर्माहट देना, और इड़ा नाड़ी का कार्य शीतलता देना। चंद्र नाड़ी संबंधित, इड़ा बोलते हैं चंद्रमा, और पिंगला पिंगला बोलते हैं सूर्य को। चंद्र सूर्य का मिलन ही हठ योग बताया गया ग्रंथों में, योग बीज में, हठ योग के टेस्टों में। तो यही है, इन दोनों का मिलन बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। जब दोनों में स्वर चलता है तो सुषुम्ना नाड़ी में स्वर बहता है। हमारा स्वर योग, स्वर योग विज्ञान में यही चीज बताई है साथियों, स्वर योग विज्ञान में। हम सांसें ले रहे हैं ना, वो हर समय हम एक सांस से, हम सांस एक 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 है ना नोस्ट्रल, उससे हम सांस ले रहे हैं धीरे। कभी आप उंगली लगा के देखना, फील करना, तो यहाँ पर ना
ये हल्की हल्की खुली होगी कि इससे हम सांस ज्यादा ले रहे हैं और यहीं से निकल रही है, यहीं से आ रही है, तो ये एक घंटे बाद चेंज होते रहते हैं स्वर। फिर एक घंटे बाद यहाँ आ जाएगा लगभग ये। तो वो शरीर को उष्णता और शीतलता, चंद्र और सूर्य का मिलन होता रहता है। बीच में एक टाइम ऐसा आता है वहां वहां क्या है, सुषुम्नामा चलता है, दोनों स्वर चलने लगते हैं, दोनों खुल जाएंगे नोस्ट्रल आपके। तो वो सुषुम्नामा उस टाइम पे चल रहा है। इसलिए पहले के समय योगी अंतर ध्यानी ध्यानी हो गए। तो ध्यान को क्यों सुबह बताया गया, सुबह करने का बेस्ट? क्योंकि सुबह 5 से 6 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में भी अधिकतर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, दोनों में स्वर चलते हैं। और जब सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान किया जाता है सीधे वो आध्यात्मिक प्राप्ति की ओर ले जाता है। यानी ध्यान भटकता नहीं है, सीधे जल्दी से ध्यान लगता है, सुषुम्ना नाड़ी में हमारा होता है। और ध्यान सबसे ज्यादा कम कब लगता है, चंद्रमा में, जब हमारा चंद्र स्वर एक्टिव हो ना, जब ध्यान करने बैठेंगे और ध्यान हमारा चंद्र स्वर यानी चंद्रमा यानी बाई नोस्टल से हमारा स्वर चल रहा है, आप चेक करो, उंगली नीचे लगा के सांस लोगे, अंदर बाहर निकालो तो आपको फील हो जाएगा। सॉरी। तो उससे क्या है, चंद्रमा का हमारा स्वभाव कैसा है, चंचल है, चंचल मन है, चंचल, तो ये मन भटकता रहता है हमारे ध्यान में, मन को लगने नहीं देगा, इसका चंचल है, इसलिए ध्यान नहीं लगा चंद्र में। तो पहले के योगी ऋषि मुनि क्या करते थे, ये योग दंड लगाते थे ना हाथ को, तो वो इसलिए हाथ में लगा लेते थे कि सूर्य सर को ज्यादा एक्टिव कर रखा है, यानी बाई तरफ लगा लेते। इनका कॉन्सेप्ट ये है, बाई तरफ लगाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि हाथ के नीचे वो लगाते थे ना, तो वो दूसरा स्वर चलता था, आप ऐसा समझिए, दूसरा स्वर चलता था। और दूसरे स्वर को क्या है, पिंगला नाड़ी यानी सूर्य सर को ज्यादा अधिक एक्टिव रखते ध्यान की अवस्था में बैठने के लिए, इसलिए वो योग दंड लगाते थे हाथ में। आपने देखा होगा पर ऋषि मुनि। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, टाइम का अभाव ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे साथियों, टाइम का एग्जाम डेट आ गई है, जब ये चीजें पढ़ाएंगे तब ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, इसका आंसर तो साथियों दे दिया था यहाँ पर आपको। यहाँ पर शरीर के बाम भाग और बांग भाग में इड़ा नाड़ी बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, वशिष्ठ संहिता में बड़े मूलाधार का संबंध किस नक्षत्र या ग्रह से जोड़ा गया? अब यहाँ पर जो ग्रह नक्षत्र, ये बहुत यहाँ से प्रश्न परेशान कर दे लोगों को। भी एक तो चीजें ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र लोगों से वैसे भी हार्ड लगता है, पढ़ा नहीं है, पर यहाँ इन्होंने जोड़ जोड़ के चीजें दे दी, तो लोगों को ये कर भी नहीं पाए थे एग्जाम में। तो वही सब चीज आपको तैयार कर लेनी है एग्जाम से पहले, जिससे कोई प्रश्न गलत नहीं हो पाए। तो यहाँ पर मूलाधार का संबंध नक्षत्र और ग्रह से पूछा, चंद्र से पूछा, मूलाधार का संबंध है सूर्य से है, शनि या पृथ्वी तत्व से है, बृहस्पति से है। तो यहाँ पर क्या है साथियों, शनि और पृथ्वी तत्व से बताया है। मूलाधार है ना, हमें ऐसे कॉन्सेप्ट याद करो, जमीन में हम पालती मार के बैठे हैं ना, तो मूलाधार पहला ही हमारा चक्र है, षट चक्र में मूलाधार में, तो वो पृथ्वी पे बैठे हुए हैं, तो पृथ्वी तत्व से संबंधित है, शनि से और पृथ्वी से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, अध्याय 5 के अनुसार जीव जीवात्म की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? तो जीव और जीवात्मा की अवस्थाएं बताई गई ना, तो उसमें ये प्रश्न आया, 4 बताई हैं, 2 बताई हैं, 5 बताई हैं, 3 बताई हैं। तो यहाँ पर भी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। और 4 अवस्था जी सभी ज्यादातर हड्डियों के जितने भी ग्रंथ है ना, सब में ज्यादा 4 अवस्थाएं हैं, लेकिन सिद्ध सिद्धांत अवस्था में, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ना एक और अवस्था बताई गई है, तुर्यातीत, वो 5वीं अवस्था है तुर्यातीत। 4 अवस्थाओं में कौन कौन सी शामिल है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। लिख दें साथी, एक मिनट लिख देते हैं आपको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है, क्योंकि इस ग्रंथ में ऐसा ना है तो केवल बाहर से ही पूछ लेके अवस्थाएं कितनी बताई गई हैं, वन लाइनर में या 4 अवस्थाओं के नाम क्रम से पूछ लेकर बताइए, तो वो आपको याद करना है, सुसुप्ति और तुरीय। तुरीय ये 4 है, 1 2 3 और 4। जितने भी योग के ग्रंथ है ना, योग की जो उपनिषद है, उनमें भी ये 4 अवस्थाएं देखने को मिलेंगी आपके। और शिव संहिता में भी यही उसमें भी बताया गया, शिव संहिता में अवस्थाएं, और वशिष्ठ संहिता में बताया गया। लेकिन सिद्ध सिद्धांत पद्धति क्या कहती है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्लस एक और बढ़ जाती है, यानी 4+1 ऐसे लिख लिया कॉन्सेप्ट, जो हमने हठ रत्नावली में बताया था, भुजंग करणी प्राणायाम है, तो 8+1 करके जो एक्स्ट्रा है। तो 4+1 से हमारे कंफ्यूजन ये नहीं होगा। 5 बताइए यहाँ पर, 5वीं कौन सी वो मैं याद करना, तुर्यातीत बताइए, तुर्य के बाद तुर्यातीत, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न को आगे बढ़ते हैं, वशिष्ठ संहिता में प्राणायाम के अभ्यास के लिए किस दिशा को शुभ माना गया है? तो यहाँ पे अब क्या है, दिशा भी शुभ मानी, क्योंकि ये चीज जुड़ी है, दिशा, नक्षत्र, ग्रह, राशियां, कौन सा ठंडा ग्रह है, कौन सा गर्म ग्रह है, तो वही चीज यहाँ पे सब प्राणायाम वगैरह में चीज जोड़ी गई है, दिशा वगैरह। तो यही पूछा, प्राणायाम के अभ्यास के लिए कौन सी दिशा बढ़िया, उत्तर या पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, वायव्य। तो यहाँ पे पूरब और उत्तर दिशा बताई गई है। अब इनका क्या कॉन्सेप्ट है, आपको ये भी चीज समझ लो, उत्तर
दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब ये दिशा क्यों बताई गई है? क्योंकि आप साइंस से जोड़ के देखोगे, ये पोल है, ध्रुव पोल वगैरह, तो नेगेटिव पॉजिटिव वहां भी बताएं, चुंबक कोई पोल होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल। तो ऐसी क्या है यहाँ पर हमारे पॉजिटिव पोल है, ये योग की दृष्टिकोण में भी आप समझ लो पॉजिटिव, ये नेगेटिव पोल है। तो हमारे मन मन उधर ही हम सिर्फ ध्यान मुंह करके करते हैं ना कोई भी चीज होगा, तो पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं, जो हमारे योग शास्त्र में बताई गई प्राण ऊर्जा। तो उस प्राण ऊर्जा को भी पॉजिटिव चीज ग्रहण करे, तो उस तरफ दिशा की तरफ मुंह करके बताया गया। तो ये दोनों दिशा पॉजिटिव पॉजिटिव वाली रख ली गई है, यानी कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा ये दोनों नेगेटिव दिशा है। पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा, आपने देखोगे पश्चिम पश्चिम दिशा से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी पर राक्षस देव राक्षस वगैरह सारे ये चीजें दक्षिण में, तो हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में रहता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ज्यादा दक्षिण दिशा में रहती है, तो इसलिए उनका मुख पंचमुखी हनुमान जी वगैरह वहां दक्षिण दिशा की तरफ करे हैं। तो ये इसमें यही कॉन्सेप्ट है प्लस वाला। और जिस साइंस में भी बताया गया पोल वगैरह में है ना प्लस माइनस का साइन हुआ, तो वही चीज है पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी से। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये क्लियर होनी चाहिए, कोई भी चीज कंफ्यूजन नहीं रखनी एग्जाम से पहले। कुंडली शक्ति का आकार कैसा बताया गया, इसमें पूछा कुंडली का आकार कैसा बताया, सीधा छड़ी जैसा, सर्पिलाकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो सर्पिलाकार बताया गया, सर्प कुंडली का मतलब है कुंडल मार के बैठना सर्प की तरह यहाँ, तो जी कुंडल मार के बैठी हुई है। लेकिन षट चक्रों को भेदन होता है तो एकदम सीधी कोबरा की तरह खड़ी होती है, एकदम षट चक्रों को भेद करती हुई चली जाती है। जब मूलाधार चक्र एक्टिव हुआ था ना, तो एकदम 2-3 चक्र तो आप पूरे जन्मों के कभी भी एक्टिव होंगे तो 2-3 चक्र तो एकदम से भागती है, फिर रुक जाती है मैनाथ चक्र पे। फिर जैसे आप एक्टिव करते हो विशुद्धि चक्र पर एक एक भेदन करती है, विशुद्धि के बाद फिर आज्ञा चक्र का भेदन करती है, फिर सहस्त्रार चक्र से होती हुई चली जाती है। तो ये कुंडल की तरह सर्प के मार के बैठी हुई है कुंडली शक्ति। ठीक है, 8 लपेटे मार के, इसमें ये भी है कितनी लपेटे, तो 8 बार लपेटा मारी हुई है, 1 2 ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 ये है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। वशिष्ठ संहिता में नाड़ी शुद्धि के लिए प्रतिदिन कितनी बार प्राणायाम बताया गया है? 3 से 4 बार, 6 बार, 1 बार, 2 बार। तो यहाँ पर 3 से 4 बार प्राणायाम बताया गया है, वही 4 बार है ना, वैसा ही मान लो, प्रातः मध्य शाम अर्धरात्रि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। थोड़ा प्रश्न गलत है साथी है, क्योंकि इसमें क्या है ना 3 बार बताया गया है कम से कम, मध्य वाला इसमें हटा दिया गया है, लेकिन ऐसा प्रश्न आता नहीं है साथी एग्जाम में, ये क्विज में गलत प्रश्न रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। वशिष्ठ, ये इसमें प्रश्न है वो गलत था प्रश्न, ओमकार प्राणायाम बताया गया। वशिष्ठ संहिता में ओमकार प्राणायाम का महत्व किस अध्याय में है? अब जो ओमकार प्राणायाम का महत्व किस अध्याय में बताया गया वो पूछा गया। अध्याय फर्स्ट में, अध्याय 6 में, अध्याय 2 में, अध्याय 4 में। तो जो ओमकार प्राणायाम का साथी यहाँ पर जो अध्याय 6 में वर्णन किया गया, आपको एक्सप्लेन और कर देते हैं। ओमकार प्राणायाम है ना साथी, ओमकार प्राणायाम, ओमकार प्राणायाम, इसका रेशियो कितना बताया गया है? पूरक, रेशियो, कुंभक, जो हमने गिरने में भी आपको समझाया था, और रेचक। ये रेशियो से प्रश्न आता है, रेशियो का मास्टर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था क्या होता है, 16 64 32। इस अनुपात में ओमकार प्राणायाम को यहाँ पर करने की बात कही गई है। ओम प्रकार प्राणायाम से यहाँ से क्या होता है साथियों, यह प्राणायाम प्रतिदिन 16 बार करना चाहिए। और जो ओमकार प्राणायाम को बताया गया साथियों, तो वो ओमकार प्राणायाम 16 बार करने के लिए कहा गया, प्रतिदिन में 16 बार करना है। यानी प्राणायाम से 1 मास में भ्रूण हत्या नाश, परम गति नाश का नाश हो जाता है, ये बताया गया। भ्रूण हत्या का भी जो पाप है ना वो भी समाप्त हो जाएगा, आप 16 बार प्रतिदिन करते हैं। और किस रेशियो, पूरक कुंभक रेशियो है ना, 16 अनुपात 64 32, इस रेशियो में करना है, एक टाइप की विधि है ये। तो ये एग्जाम में प्रश्न आता है यहाँ से कि ओमकार प्राणायाम का वशिष्ठ संहिता में किस रेचक, पूरक और कुंभक की किस अनुपात में बताया गया है करने के लिए? तो 16 अनुपात कुंभक यहाँ पर 64 और रेचक यहाँ पे 32 अनुपात। तो ये ऐसे आता है, आपको एक टेबल बना लेनी है। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे प्राणायाम की अवस्थाएं बताता है, तो वो तो वहां भी जो है ना हठपीठ को, यहाँ भी अधम, उत्तम, मध्यम और अधम, नीचे की अधम बताते हैं। तो पहली अवस्था में क्या, पसीना जो हर ग्रंथों में सेम है यहाँ भी है। फिर शरीर कंपन होने लगेगा। तीसरे में क्या, उत्थान, यानी शरीर ऊपर उठने लगेगा, हवा में ऊपर उठना। जो साथ ही स्वामी विवेकानंद जी गुरु थे ना, परमहंस रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, वो क्या थे, एक बार की ऐसी कहानी मिलती है कि वो परमहंस क्या है, कमरे का अपना गेट लगाना भूल गए थे, तो वो योग साधना सिद्धि कर रहे थे। तो वो
तो वो ध्यान को थे तो उनका शरीर ऊपर उठ गया था हवा में और छत को छूने लगा था ऊपर वाली को। तो गेट खुला था तो एकदम विवेकानंद जी आए थे, उन्होंने देख लिया था अंदर आगे चीजें वगैरह। तो फिर वो चीजें मतलब ओपन हो गई थी ये चीज करना। तो मतलब रामकृष्ण परमहंस के अंदर ये चाहे सिद्धियां थी। जो तीसरी उत्तम अवस्था है प्राणायाम की, वो उत्थान यानी सभी ऊपर हवा में उड़ने लगता था जो प्राणायाम करते थे। तो वो इसी चीज से उनको ये प्राप्त हुई थी उत्तम अवस्था से। जो प्राणायाम की 3 अवस्थाएं बताई हैं, हम ज्यादा डेप्थ करते हैं चीजों को, डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये अवस्थाएं प्राप्त होने लगती हैं। ये ऐसी चीज कोई नहीं बताई है, योगियों की अवस्थाएं हैं। जब कोई भी चीज करते हैं, क्रिया साइंस भी कहती है क्रिया और प्रतिक्रिया। हम जब कोई क्रिया कर रहे हैं तो उसका प्रतिक्रिया जरूर होगा। अब नेगेटिव कोई क्रिया कर रहे हैं तो नेगेटिव परिणाम मिलता है, पॉजिटिव की क्रिया कर रहे हैं तो पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि दो ही परिणाम होते हैं, तो प्लस में मिलेगा या माइनस में। लेकिन साइंस के बाद ये भी क्वांटम थ्योरी ये कहती है हम कोई परिणाम दे रहे हैं प्लस का तो प्लस की संभावना अधिक होती है, माइनस का दे रहे हैं तो माइनस की संभावना अधिक होती है परिणाम मिलने का। ये क्वांटम क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में सिद्धांत बता दी क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स। तो वो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जो भी चीज उपस्थित है संसार में सब वो एक एनर्जी फॉर्म में है, कोई भी स्थूल शरीर कुछ भी नहीं है, सब एनर्जी के रूप में है। और ऊर्जा संरक्षण भी यही कहती है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह में, कि ऊर्जा हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, कभी नष्ट नहीं होती, ना खत्म होती, ना क्षय होती, यानी उसका रूपांतरण हो रहा है। बिजली का विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में चेंज होना, विद्युत बिजली बिजली के रूप में बल्ब जल रहा है तो प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरित हो गया। हम खाना खाते हैं तो रासायनिक क्रिया होकर उसमें क्या ऊर्जा रूप में बदलती, कैलोरी हमने कल बताया था पोषण वाले में। तो खाना वगैरह खा के तो ये क्रिया हमारे अंतिम रूप क्या है समझाने का मतलब ये है, जो हमारे जो एनर्जी है ना फॉर्म, वो एनर्जी फॉर्म है, अंतिम रूप में आकर कोई भी चीज एनर्जी में टूट रही है। और यही हमारा योग शास्त्र वगैरह कहता है कि एनर्जी है, एनर्जी के स्रोत हैं चक्र हमारी बॉडी में, वही एनर्जी है। तो वही चीज है यहाँ पर जो समझाई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों, इसका आंसर बता दे 6 होगा। शरीर में चंद्रमा से किस प्रकार के द्रव का स्राव होता है, हमने भी समझाया था, फिर दोबारा बताया था, विष का, अमृत का, पित्त का, रक्त का। तो ये अमृत का बताया है, चंद्रमा है चंद्रमंडल ऊपर ये, और नीचे बताया था सूर्यमंडल नाभि में, सूर्यमंडल जहां से अमृत पानी टपक रहा है सूर्य में जाकर नष्ट हो जाता है, क्षय हो जाता है उसका, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार प्राणायाम के मुख्य भेद कितने बताए, प्राणायाम की भेद अब पूछ लिया, 5, 10, 3, 8। तो इसमें 3 भेद बताए गए हैं, वही ओमकार प्राणायाम जो ऋषि में बताया था ना, 16, 64, फिर से कहते हैं 32। तो पूरक, कुंभक और रेचक, यही 3 भेद बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। पिंड ब्रह्मांड न्याय के अनुसार मेरुदंड को किसके समान बताया गया है, ये ब्रह्मांड पिंड सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आपने पढ़ा होगा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति वही पिंड ब्रह्मांड बताया गया था, पिंड ब्रह्मांड न्याय के अनुसार। तो गंगा नदी के बताया गया समान, जो हमारा मेरुदंड यानी ईडी गड्डी, कैलाश के समान, सुमेरु पर्वत के समान, हिमालय के समान। तो यहाँ सुमेरु पर्वत से तुलना की गई है, सुमेरु पर्वत है ना जो ऐसे हमारा उठाया ऐसे रीढ़ गड्डी ऐसी है ना, ये तो यही रीढ़ गड्डी सुमेरु पर्वत की तरह बताया गया। ये ब्रह्म उसमें ब्रह्मांड न्याय में, यानी ब्रह्मांड न्याय का मतलब सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताया गया, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जो जो ब्रह्मांड है वो हमारे शरीर में है। तो ये सुमेरु पर्वत की तुलना कर दी, यानी ये रीढ़ की हड्डी की, यानी कि जो ब्रह्मांड में उपस्थित हो गया है ये सुमेरु पर्वत, तो रीढ़ हमारे शरीर में उसकी तुलना हड्डी से कर दी। तो ऐसे ही है, बाएं कान की भी बताई गई है हर चीज की, दाएं कान की बताई गई है, सब चीज की बताई गई, जिब्या की बताई है, अंगूठे की बताई है, हर पर्वत के बारे में बताया गया, क्या क्या चीज नदियों की, तो वो वहां विस्तार से बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। वशिष्ठ संहिता प्रत्याहार का अर्थ क्या बताया गया, वशिष्ठ संहिता प्रत्याहार, यहाँ आपको पढ़ना है चीज अलग अलग चीज बताइए, श्वास रोकना, इंद्रियों को विषय से हटाना, भोजन का त्याग करना, मूर्ति पूजन, तो इंद्रियों को विषय से हटाना है, और 18 प्रकार के मर्मों पर ध्यान करना बताया गया। यहाँ 18 प्रकार के मर्म बताए गए हैं, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखना, इंपोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही प्रत्याहार का यहाँ थोड़ा अलग है ना, इसीलिए आपको कर लेना, छोड़ना नहीं है, इसलिए फिर बता देते हैं। यहाँ बताया है कि 18 स्थानों में मन से वायु को रोककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रम से दूसरे स्थान में खींचकर स्थित करते हुए उत्तम प्राणायाम माना गया, यानी उत्तम प्राणायाम माना गया है वो, ऐसे आपको करोगे तो। और जो इस प्रकार करता है वो क्या कर लेता है, वो ब्रह्म सदन को प्राप्त हो जाता है, यानी ब्रह्म सदन यानी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म सदन यहाँ लिखा गया, ब्रह्म ऐसा जो करता है वो ब्रह्म सदन को प्राप्त हो जाता है। हमारे आयुर्वेद में कितनी बताई है, आयुर्वेद हमारे 108 सॉरी 101 मर्म स्थान बताए हैं, मर्म स्थान, जिसे मर्म थेरेपी भी बोलते हैं आजकल, मर्म थेरेपी करें। मर्म क्या है ये भी हम थोड़ा समझा देते हैं आपको डेप्थ में, मर्म होता क्या है, पहले आपको ये भी आना चाहिए। मर्म
तो हमारे बॉडी पार्ट्स में सातवीं ऐसे बिंदु हैं, हम आयुर्वेद के अनुसार बताए थे हमारी पूरी बॉडी में 108 ऐसे हमारे स्थान बताए गए हैं जिन पे हम सीधे आघात करते हैं तो मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, पहले हम थेरेपी नहीं बता रहे, मर्म के बारे में बता रहे हैं। जैसे कंठ पे, कान के पीछे है, कोई मूर्छित अवस्था में हल्के आप ट्रिगर करोगे तो मूर्छित हो जाता था, वो आपने देखे होंगे पहले मूवी वगैरह में, शक्तिमान में। तो वो जोर से आघात करते तो मर जाता है। यदि कंठ में, पीठ में, तो मर्म स्थान है। तो अब मर्म थेरेपी में क्या किया गया, उसमें मर्म चिकित्सा में अब क्या किया जाता है, कैसे उपयोग किया जा रहा है उस चिकित्सा को। जैसे विष है कोबरा का, तो विष अधिक मात्रा में लेते हैं तो वो जहर है, लेकिन कम मात्रा में लेते हैं तो कैंसर में वो डोज है। तो ऐसे ही हम मर्म को क्या है, हमने उसको हम ज्यादा आघात ना देके, मर्म स्थान हमारा शरीर का वो बहुत ही मुलायम हिस्सा बोला गया है कि यहाँ थोड़ी सी मात्रा में चोट लगने पर पूरा शरीर आघात होकर मृत्यु मर जाता है। तो उस चीज को हमें थेरेपी में कैसे यूज किया, यानी कि हम थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे हैं उस बिंदु को, उससे क्या हो रहा है, थोड़े से प्रेशराइज से वो चीज सही होने लगी। जैसे रीढ़ की हड्डी का दर्द है, गठिया है कोई भी, या स्टिफनेस है बॉडी में, तो यहाँ एक मर्म स्थान है, यहाँ बताएंगे तो कंधे के ऊपर बताए गए हैं। तो हम यहाँ थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं, अंगूठे से दबाते हैं। मर्म थेरेपी में देखा होगा, हम अच्छे से समझ रहे होंगे आई होप। तो हम यहाँ थोड़े ट्रिगर करेंगे, हल्का दबाएंगे तो वो सीधे प्रेशराइज होगा, ब्लड फ्लो होगा। और जहाँ जो कमियां है, वायु, हमारे आयुर्वेद, हमारे योग में तो 10 वायु का महत्व बताया गया है, प्राण अपान समान, तो वही वायु ट्रिगर होती है इनसे, मर्म से। तो यहाँ जो फ्लो नहीं हो रहा, वायु नहीं घूम पा रही है, जिस कारण लो बैक पेन का कारण बन रहा है, रीढ़ की हड्डी में दर्द का कारण बन रहा है, तो ट्रिगर करने से वायु पूरे समान में विद्यमान दोबारा से हो जाएगी। जो कोई भी किसी कारणवश यहाँ पे जो फ्लो नहीं हो पा, रुक गई थी वायु, वो दोबारा होने लगे, तो ये मर्म थेरेपी बोलते हैं इसे। मनोबिंदुओं को दबाकर चिकित्सा करना मर्म थेरेपी कहलाता है। और हमारे आयुर्वेद में 101 मर्म बिंदु बताए गए हैं पूरे शरीर में। उन 101 से हमारे अन्य रोगों की चिकित्सा की जाती है। यहाँ कितने 18 मर्मों पर ध्यान करना बताया गया है प्रत्याहार में। तो इसलिए ये इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, अच्छा भी है, क्योंकि लोग जो पढ़े होंगे वो ही कर पाएगा, नहीं पढ़ेगा तुक्का मारेंगे, वो चीज गलत कर जाएंगे। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एग्जाम का टाइम का अभाव है, एग्जाम नजदीक आ गया साथियों। वशिष्ठ संहिता में धारणा के कितने प्रकार बताए गए हैं, तत्वों के आधार पर? 9, 5, 7, 3। धारणा की जब भी बात होगी सभी ये 5 ही बताएंगे, बस उनके देवता चेंज कर दिए हैं। अब आपको यहाँ भी बता देते हैं इरेज करके, क्योंकि साथियों धारणा से प्रश्न बनेगा ना तो जो चीज अलग होती है ना, वो चीज पर फोकस करता है एग्जाम, उसको पता है कि बार बार चीज पढ़ा हुआ था कर ही लेगा, गेट में पढ़ा है, सिद्ध सिद्धांत पढ़ा है, और कहीं भी पढ़ा है जैसे, तो वो कर ही लेगा। तो वो सोचता है कि अलग वाली चीज को डाल दो, हो सकता है ये नहीं कर पाए। तो इसमें अलग जो चीज है ना हमारा, ये जो वायवीय धारणा है, जैसे पहले तो आपको लिख भी देते हैं पार्थवी धारणा या पृथ्वी धारणा। ठीक है, आमसी धारणा, आम्ब सी धारणा, आग्नेयी, आग्नेयी, वायवीय धारणा, अंतिम आकाशीय धारणा। तो अभी आकाशीय धारणा में जो वायवीय धारणा थी ना चौथे नंबर के, वायवीय धारणा, ठीक है, इसमें देवता का जो हर बताया, जैसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र, जैसे प्राथमिक धारणा का ब्रह्मा देव थे, जो आपने उसमें ही पढ़े होंगे। हिरण्य में आमसी धारणा के विष्णु थे, आग्नेय धारणा के रुद्र थे। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र, तो महेश को रुद्र बोलते, ये तो तीनों क्रम सेम है। अब इसके बाद जो वायवीय धारणा चौथी है, जिसमें मह तत्व बुद्धि को बताया गया। अब प्रश्न यहाँ आ जाए एग्जाम में कि वायवीय धारणा के से कौन सा तत्व संबंधित है। तत्व का मतलब है यहाँ मह तत्व संबंधित होगा। यहाँ आपको ये नहीं लगा देना कि जो घिरण्य में बताया गया कि कोई खाली जगह रख दी गई है घिरण्य में, लेकिन ईश्वर मान सकते हैं, वहां शिव मान सकते हैं, तो वहां नहीं लगाना आपको। तो आकाशीय तत्व में यहाँ पर क्या बताया गया है, ये भी अलग है। वायवीय धारणा में तो मह तत्व बुद्धि बताया गया, और अंतिम धारणा आकाशीय, वहां भी इसका चेंज कर दिया गया है देवताओं वाले में। तो यहाँ बताया गया है अव्यक्त जगदीश, अव्यक्त जगदीश को बता दिया गया यहाँ पर आकाश तत्व में। और घेरंड में, तो ये आपको घेरंड में क्या है, यहाँ तो अव्यक्त जगत बता दिया गया, और घेरंड में बता दिया सदाशिव। घेरंड का भी लिख देते हैं। घेरंड में ये बात हो रही है आकाशीय धारणा अंतिम वाली, घेरंड ने बताया सदाशिव। तो ये देवताओं का ये क्रम चीज बदल दी गई ना, वो चीज हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट चीज बनाती है, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको केवल वही स्टूडेंट चाहिए जो ब्राइट स्टूडेंट है, जो सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहे हैं, वही उनको चाहिए।
और वो ही कर पाएंगे फिर जो प्रश्न सिंसियर होकर पढ़े हैं। तो इसलिए एग्जाम में जैसे प्रश्न डाले जाते हैं। तो यही हमारा वीडियो देखने का फायदा होता है। आपने टाइम दिया, इस चीज को समझ रहे हैं, तो आपको चीज समझ में आ जाएगी, तो आप गलत नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने समझ लिया जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नक्षत्रों की कुल संख्या ज्योतिष और वशिष्ठ संहिता में बताई। नक्षत्र पूछ रही है 7, 27, 12, 108। तो हमने आपको शुरू में बताई 27 नक्षत्र बताए गए हैं, 12 राशियां बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। वशिष्ठ संहिता मिताहार का वर्णन किस अंग के अंतर्गत किया है? मिताहार किस में बताया है? यम में बताया कि नियम में बताया? मिताहार इन दोनों में आता है, आसन में आएगा नहीं, प्राणायाम में आएगा नहीं। तो ये साथियों यम के अंतर्गत मिताहार बताया गया, मिताहार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, इजी प्रश्न है। प्राणायाम अभ्यास के आरंभ में किस प्रकार के भोजन को दूध धृत की सलाह दी गई है? प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो किस प्रकार के भोजन को दूध धृत की सलाह दी जाती है? केवल जल के, स्निग्ध, मधुर, अम्ल और तीक्ष्ण सबबासी भोजन? तो स्निग्ध और मधुर भोजन से पहले दूध धृत का सेवन कर लेना चाहिए, यानी जो पथ्य भोजन है ना, पथ्य से स्निग्ध मधुर, उससे पहले हमेशा सभी ग्रंथों हड्डियों को दूध और घृत के सेवन बताया गया है। इससे क्या है, इससे हमारा जो हम करेंगे ना प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि वगैरह प्राणायाम होगा, तो उसमें जी दूध और धृत से आराम से इजीली हो जाएगा। ऐसे ग्रंथों में बताया गया है कि सेवन पहले दूध और धृत का बताया है, घी और दूध का सेवन कर लेना चाहिए प्राणायाम करने से पहले। वो ही है। तो इस संदर्भ में क्या है, स्निग्ध और मधुर के संदर्भ में आया अभ्यास करने के लिए। प्राणायाम अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार का भोजन बताया गया? स्निग्ध और मधुर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। वशिष्ठ संहिता में वर्णित सहित और केवल किसके भेद है? अब ये सहित और केवल पूछिए, मुद्रा, समाधि, ध्यान, कुंभक। तो ये कुंभक के भेद बताए गए हैं। कुंभक यानी कि सहित, अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ को, योग के उपनिषद है और हिरण्य में भी केवली कुंभक बोलते हैं, केवल कुंभक बोल देते हैं। अब साहित्य में प्राणायाम के भेद बताए हैं 8 शब्द। केवली कुंभक जो बिना रेचक पूरक कुंभक की किया, तो केवली कुंभक बोलते हैं, यानी केवली की जा रही, केवल कोई भी रेचक पूरक कुंभक नहीं ला रहे। ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में, जो रेचक पूरक कुंभक की सहायता से किए जाते हैं उनको सहित कुंभक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं होना, सहित में, सहित कुंभक में ये भी चीज लिख देते हैं जहाँ कंफ्यूजन बनता है। और सगर्भ कुंभक, निगर्भ कुंभक, ये हिरण्य में मिलेंगे भाग कुंभक के, सगर्भ और निगर्भ। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना सहित के। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। शरीर के किस स्थान को त्रिवेणी यानी 3 नदियों का संगम बताया गया? अब शरीर का ऐसा कौन सा स्थान बताया गया है ना, शरीर की तुलना की गई है सारी चीज से, तो वो 3 नदियों के त्रिवेणी संगम, यानी कि जो इलाहाबाद है ना त्रिवेणी संगम, तो ऐसी शरीर में कौन सा स्थान है वहां पर त्रिवेणी संगम 3 नदियों का? गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियां हैं जो। तो वही प्रश्न आया, पूछा है मूलाधार है, हृदय है, भ्रूमध्य आज्ञा चक्र है, नाभि है। तो भ्रूमध्य आज्ञा चक्र को त्रिवेणी संगम बताया गया। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार मोक्ष का द्वारपाल किसे नहीं माना गया? वशिष्ठ संहिता में नहीं आया, ये साथी है योग वशिष्ठ में, योग वशिष्ठ। ठीक है, तो योग वशिष्ठ में 4 द्वार पर होता है ना, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताई दी गई चीज पढ़नी है, पढ़नी है। यहाँ से प्रश्न बार बार रिपीट होता है। ज्ञान की सप्त भूमियां थी, वो भी आपको पढ़नी है, वहां से आता ही आता है। तो वही चीज में बता देते हैं, यहाँ भी द्वारपाल कौन सा नहीं है। तो इसमें क्रोध, संतोष, विचार, सत्संग, तो यहाँ पर क्या क्रोध को नहीं बताया गया वो। ठीक है, 4 बताए ना, उसमें क्रोध को शामिल नहीं किया गया। विचार, संतोष, विचार, संतोष, सत्संग और साधु संग, ऐसे करके 4 थे ना। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। टाइम का अभाव साथियों, 43 मिनट हो गया लगभग, दूसरा वीडियो आपको रिकॉर्ड करनी है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार आत्मा का स्वरूप कैसा है? क्योंकि ये पूरी वीडियो हमें 30 तक खत्म करा देना है, 30 दिसंबर तक। तो ये आत्मा का स्वरूप कैसा बताया गया? दुख में बताया है, भौतिक बताया है, सच्चिदानंद बताया गया, नश्वर बताया गया यहाँ पर। तो आत्मा का स्वरूप जो सच्चिदानंद प्रेमा स्वरूप है, आत्मा सच्चिदानंद प्रेमा स्वरूप है, आत्मा का निज निज स्वरूप आत्मा का जो है। तो ये हर चीज में बताया, आपको याद कर लेना, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। आई होप ये इस बार देखने को ही मिल जाए, सीधा सीधा वन लाइनर का प्रश्न बनता है। वशिष्ठ संहिता में नाड़ी शुद्धि के लिए चिन्ह कब प्रकट हो जाए? नाड़ी शुद्धि के लिए कब चिन्ह आपको लगने लगा हमारी नाड़ी शुद्धि होने लगी है? 3 से 4 माह के अभ्यास में, जीवन के अंत में, 1 वर्ष बाद है, या 1 सप्ताह बाद यहाँ पर बताया गया। तो हर घंटे में लगभग यही समानता बताइए, 3 से 4 मंथ में आपको लक्षण प्रकट होने का नाड़ी शुद्धि हो गई है। तो वही प्रश्न उस टाइप का। वशिष्ठ संहिता में किस आसन को पापनाशक और रोगनाशक बताए गए? 10 आसन है, उनके लाभ कुछ बताए गए हैं, पद्मासन वगैरह वगैरह।
तो वही चीज पूछिए कौन सा आसन का बताया गया, पद्मासन, शीर्षासन, मयूरासन, शवासन। तो पद्मासन के यहाँ पर लाभ बताएं, रेज करके दोबारा, पद्मासन के यहाँ पर लाभ बता दिए गए हैं, ये पापनाशक और रोगनाशक। ठीक है, ये भी प्रश्न सीधा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक से दो बार रिपीटेड हो चुका है इससे वशिष्ठ संहिता का पद्मासन से प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, ग्रहों की शांति के लिए वशिष्ठ संहिता में क्या उपाय बताया गया है। यानी कि अब जो ग्रह हमारे हैं ना अशांत है, लोग शांति ढूंढते रहते हैं, ज्योतिष पर जाते हैं, तो ऐसे ही अभी ये शास्त्र क्या कहता है उनके उपाय के लिए। जल और ध्यान के जप और ध्यान करने के लिए बताता है, अत्यधिक भोजन करना बताता है, वाद विवाद करो लोगों से, लड़ो झगड़ो तब शांत होंगे, या फिर सोना सोना बताएगा, शांति से चुप सोते रहो। तो यहाँ इसका ये चीज बताइए कि जप और ध्यान के द्वारा ही यहाँ पर शांत ग्रह किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ध्यान को ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि प्राणायाम में भी 18 मर्म बिंदुओं का ध्यान दे रहे हैं, और ध्यान का यहाँ पे क्या चीज बताई वो भी लिख देते हैं अरेंज करके। और यहाँ पर इस शास्त्र में साथ ही ये और बोल दिया कि ध्यान ही मोक्ष का महामार्ग बोल दिया, यानी मार्ग के शब्द महा और जोड़ दिया, महामार्ग। और इसमें ध्यान को 6 भागों में बांटा, सगुण, इसलिए 6 भागों में बता रहे हैं क्योंकि ध्यान पे ज्यादा महत्व दिया, निर्गुण, अब सगुण के 5, निर्गुण एक ही था। अब प्रश्न क्या थे, आपको ये कोरिलेट करना है कि ध्यान ही चॉइस में चीज बताई जा रही, क्या मतलब है इन चीजों को बताने का। तो जो शक्ति और मुनि, शक्ति और उनके पुत्र, शक्ति है उनके पुत्र वशिष्ठ के, तो उनके बीच संवाद था, क्या था, जन्म मृत्यु बुढ़ापा क्या है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा। तो वो सारी चीज इसी ध्यान से जोड़ते हुए कोरिलेट करके चीज बताने की, जन्म मृत्यु बुढ़ापा कि ये है, तो वो सारी चीज इतने मर्म है, इतने है, अष्टांग योग पूरा बता दिया आपका, यम नियम के अंतर्गत सारी चीज समझा दी गई, प्राणायाम प्रत्याहार बता दिए, 18 मर्म स्थानों पर ध्यान करना, वो सारी चीजें बता के मतलब ध्यान पर फोकस करने हैं कि ये महामार्ग है तुम्हारा, ये उस चीज का, तो वो चीज बताई ना, वो आपको कोरेट करनी है। ठीक है, आपको कोई भी चीज भूलनी नहीं है, और यहाँ पर ग्रह पर हर चीज तक बता दी गई, ये तक बता दी गई, प्रीवियस ईयर में आया लिख देते हैं। 96 अंगुल का हमारा शरीर बताया गया, माप पूछे ना तो वशिष्ठ संहिता के अनुसार हमारे शरीर की माप कितनी है, तो 96 अंगुल प्रमाण बताया गया है, माप 96 अंगुल प्रमाण। जैसे चंद्रगुप्त, उसकी आपने पढ़ी होगी, पृथ्वीराज चौहान की और उसकी कहानी में था जो, तो उसमें क्या वो पूरा श्लोक बोलते हैं, पूरा बता देते हैं, जो शब्द बेड़ी बाहर जानते थे, तो उसको छोड़ते हैं, पहले ये चीज समझाते हैं, वो बाद में बताएं। 96 अंगुल, क्योंकि मोस्ट चीज छूट जाएंगी, उसको बताएंगे तो भूल जाएंगे साथियों। 96 अंगुल का यहाँ पर शरीर बताया गया है, 32 अस्थियां बताई हैं शरीर में, 206 होती हैं, 32 अस्थियां बताई हैं हमारे शरीर में। प्रश्न आता है प्रीवियस पेपर उठाकर देखो, सीधे सीधे पूछा है कि वशिष्ठ संहिता के हमारे शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी है, तो 32। वशिष्ठ संहिता के अनुसार हमारा शरीर का माप कितना बताएगा, 96 अंगुल बताया गया हमारे में। नाड़ियां वशिष्ठ संहिता के अनुसार कितनी बताई गई हैं, दोहरा देते हैं, 72 नाड़ियां बताई गई हैं। 10 10 वायु बताई गई है, यहाँ पर 10 ही प्रमुख नाड़ियां बताई गई है, वायु लिख लेते हैं, वायु का ही वर्णन है, और नाड़ियों के वर्णन प्रमुख नाड़ी। ठीक है, और यहाँ पे 18 मर्म स्थान बताए गए हैं, मर्म स्थान। तो ये यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, तो ये चीजें सारी चीज बताई गई हैं, यहाँ आपको दोहरा दी गई है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, ग्रहों की शांति के लिए ये तो बता दी। नेक्स्ट प्रश्न 33, हठयोग के अनुसार हा और ठा का अर्थ क्या है, बेसिक प्रश्न है, आपको याद है सूरज चंद्र नाड़ी का है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, जहां समझाने को वहां चीज आपको अच्छे से समझाएंगे वशिष्ठ, और जहां प्रश्न बनता ही बनता है वो तो ज्यादा डेप्थ में चीज बतानी होती है साथियों, क्योंकि जब ही आपका वीडियो देखने का पूरा मतलब फायदा निकलेगा हमारे द्वारा जो बनाई जा रही है हेल्प के लिए। ऐसा नहीं है कोई चीज शॉर्ट में बता दी है, स्किप कर दी है, फिर कोई मतलब नहीं बनता। हमारा टाइम निकाल के वीडियो बनाना, और आपका टाइम भी फालतू में खर्च करना है एग्जाम से पहले। यहाँ प्रश्न आया, स्वास्तिक आसन का नाम किस चिन्ह से संबंधित है, यानी स्वास्तिक आसन है ना, उसका नाम डाला है, तो स्वास्तिक मांगलिक चिन्ह से ही है, ओम से है, त्रिशूल से है, चक्र से, तो जैसा इसका नाम ही है ना स्वास्तिक आसन, उसी से संबंधित ये बताया गया जो हमारे हिंदू धर्मों में है ना स्वास्तिक चिन्ह, तो इसी संबंधित मांगलिक चिन्ह बोला गया है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, वशिष्ठ संहिता में, वशिष्ठ संहिता में नाड़ी शुद्धि का कौन सा प्रकार बताया गया, नाड़ी शुद्धि के लिए कौन सा प्रकार, जड़ और चेतन, समोजा निर्मयु, बात और पित्त, धौती अवस्थित, समनु और निर्मयु, ये बताया समनु और निर्मनु नाड़ी शुद्धि का। अब ये क्या है बता, तो नाड़ी शुद्धि है ना, नाड़ी शुद्धि अंदर से यहाँ प्रश्न आता है
समनु, समनु क्या है ये बीज मंत्र रहित कर रहे हैं, कोई हम बीज मंत्र रहित, ठीक है, बीज मंत्र से कर रहे हैं समनु, यानी कि नाड़ी शुद्धि, यानी बैठ के ध्यान। और जो निर्मनु क्या है, निर्मनु, 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 ये हम कह धोती आदि कर्म द्वारा, धोती थे ना, धोती के प्रकार वगैरह घेरना पड़ेगा, वही टाइप का यहाँ पर आदि कर्मों द्वारा करें निर्मनु। तो समनु क्या है, जो नाड़ी शुद्धि के लिए हम जो उपाय कर रहे हैं उसमें बीज मंत्र का उपयोग कर रहे हैं, और निर्मनु में धोती कर्म द्वारा कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में 102 बार प्रश्न पूछ चुका है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, कोई भी कंफ्यूजन रखना है, फिर भी आपको इन प्रश्न अब तक जो कराए हैं कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर दें, हम आगे वीडियो जो बनाएंगे उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अध्याय 2 के अनुसार शरीर के मध्य में स्थित देह मध्य का स्थान का माप क्या है, देह मध्य का माप पूछ लिया हम यहाँ पर, पूरे शरीर सिर के ऊपर देह मध्य का माप क्या है। एक वित्त विस्तार वाला नहीं, बस्ती मूलाधार के परिशिष्ट अंगूठे के बराबर। तो यहाँ पर क्या है ना, एक विष्ट, एक विष्ट यानी 12 अंगुल विस्तार वाला नहीं है, बल्कि मूलाधार के पास का विशिष्ट स्थान है, ऐसा करके इसमें बताया गया है श्लोक में। वशिष्ठ संहिता में गुरु, गुरु का स्थान कैसा माना गया, यानी वशिष्ठांग गुरु के लिए क्या चीज कही है, यानी स्थान कहाँ दिया, गौड़ के समान बताया, अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया, वैकल्पिक बताया, वर्जित बताया। तो जैसा कि इसका गुरु और पुत्र संवाद है तो उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वैसे ही शक्ति और उसके पुत्र वशिष्ठ है ना, उनके भी संवाद है, तो गुरु और एज गुरु की तरह भी ज्ञान दे रहे हैं, तो इसमें भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया इस चीज गुरु का स्थान। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। वशिष्ठ संहिता बड़े मर्म स्थान किस अध्याय के विषय है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। जो 18 मर्म है ना, मर्म स्थान तो किस, शुरू में आपको समझाए थे 6 के, 1 के, 3 के, 5 के, तो यहाँ अध्याय 3 में वर्णन किया गया मर्म स्थानों का, ठीक है, 3 में फिर से रिवीजन कर देते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। शरीर में वायु का निरोध क्या कहलाता है, वायु का निरोध कर रहे हैं ना, प्राणायाम की माना जाता है, प्रत्याहार माना जाता है, ध्यान माना जाता है, आसन माना जाता है, तो वायु का निरोध करना ही प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास की गति को रोकना, विच्छेदन करना प्राणायाम है। अब यहाँ पर लेकिन इस ग्रंथ में क्या बताया गया, ये तो उन्होंने ऐसे रख दिया, लेकिन एग्जाम में सीधे से दृष्टिकोण से लिखा आता है कि वशिष्ठ के अनुसार, हट प्रदीप के अनुसार, घिरंड के अनुसार। तो यहाँ वायु का विच्छेदन कर रहे हैं ना, तो यहाँ क्या मतलब है, वहां पर ओमकार प्राणायाम कर रहे हैं ना, ओमकार प्राणायाम 16, 64 और 32 मात्रा वाला, पूरक, कुंभक और रेचक। तो इनमें जो कर रहे हैं इनमें वायु का निरोध कर रहे हैं, यानी रोक रहे हैं, कुंभक की अवस्था रोक रहे हैं। हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, हटप्रदीप साथ ही यहाँ टाइम लगता है चीजें करने को, तो यहाँ भी कर दो, तो वीडियो तो बड़ी हो जाती है, बार बार वही चीज बताएंगे तो कोई पुराने एस्पिरेंट से बार बार देख रहे होंगे तो वो चीजें, वैसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन टाइम के अभाव है अभी साथ ही, 2 जनवरी का पेपर है, लेकिन फिर भी आपको बताया था थोड़ा सा हिंट देके। जैसे मान लो 1 मिनट का हमने कॉन्सेप्ट बनाया था 1x2, 1x4x2, यानी कोई भी चीज हम 1 मिनट के लिए यहाँ पर हम पूरक कर रहे हैं, फिर 4 मिनट के लिए आपको होल्ड करना है वो कुंभक की अवस्था में, फिर 4 मिनट के बाद आपको 2 मिनट के लिए वहां पर रेचन करना है। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या है, 16 मिनट तक आपको यहाँ पर पूरक करना है, सांस में आपको ग्रहण करनी है धीरे धीरे, बहुत लंबी अवस्था है, आपको जब कर पाओ बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, 64 तक हमें कुंभक करना है, 64 तक यानी 16 मिनट फिर 64 मिनट, सोचो 1 घंटा से ऊपर तक आप होल्ड करना है। फिर उसके बाद क्या है, फिर धीरे धीरे सांसें करनी है, ये हमें करनी है लगभग 32 मिनट तक। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इससे क्या होता है, ये क्या होता है, ये प्राणायाम के दीर्घ आयाम होते हैं। प्राणायाम, प्राणायाम का अर्थ ये प्राणायाम, हाँ अच्छे से होता है, प्राण प्लस आयाम, आयाम का अर्थ होता है प्राण के आयामों को दीर्घ करना ही प्राणायाम है। आधुनिक परिभाषा लेकिन ग्रंथों में ऐसे नहीं दी जाती परिभाषा, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में पूछे तो ऐसे में बतानी होती है, फिर बाद में ग्रंथों के आधार पर बतानी होती है, तो अच्छा प्रभाव इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यू पर, हाँ ये दोनों चीज जानते हैं, उनसे कोरेट कर देते हैं हम वायु से 10, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नक्षत्र मूल नक्षत्रों की श्रेणी में आता है, मूल नक्षत्र है ना हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, उनमें से मूल नक्षत्रों की श्रेणी में कौन सा आता है वो चीज पूछिए, पुष्प, श्रवण, रोहिणी, श्रेष्ठा या मूला। तो यहाँ पर क्या है ना साथी, श्रेष्ठ है मूला को यहाँ पर मूल नक्षत्रों की श्रेणी में रखा गया है। ये सीधे रटने वाले प्रश्न है ऐसे, क्योंकि यहाँ ज्योतिष शास्त्र नहीं आपको पढ़ना है, ये कोई आपकी साथियों संस्कृत की या कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी वैसे पाणी यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या लोगों को योग के स्टूडेंट थोप दी आती है संस्कृत को। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ ज्योतिष भी पढ़वा देते हैं, सब कुछ ग्रंथ दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको ऑप्शनल में, हालांकि वो चीजें ऑप्शनल में उनके साथ रखते हैं कि आपकी इच्छा पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन फिर भी उनको ऑप्शनल के तौर पर थोप दी जाती है आपको पढ़ना है।
ऑप्शन में वो थेरेपी भी रख सकते थे, योगा थेरेपी भी चीज सिखाते, यानी योग की चीज को जोड़ के आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। जितनी भी संस्कृत की यूनिवर्सिटियां है ना, उनका एक बस यही है कि संस्कृत ज्यादा से लोगों को, अच्छी बात संस्कृत सिखाना, लेकिन संस्कृत की सिखाना, योग में भी जो योग दर्शन है वो भी संस्कृत में करना, और जो ज्योतिष वगैरह है, वेद वो है, वो चीजें पढ़ाना। तो ये चीज, कोई स्टूडेंट है योग के लिए जाना है तो वो योग की मकसद से ज्यादा डिग्री ले लेंगे, तो वो अच्छी ज्यादा अच्छी लेंगे, वो उनको पढ़ाया जाए। ये हमारा कहने का मतलब है। तो आई होप आज हमने पूरे 40% कर लिए। आज यही वशिष्ठ संहिता समाप्त होती है। हठ योग का टेस्ट था इस प्रकार। अब योग बीज बचा, गोरख संहिता बची है, पूरा 5वां खत्म हो जाएगा हमारा टेस्ट। 5 मिनट 6 मिनट की हमने पोषण की वीडियो डाल दी। आहार एवं पोषण बहुत इंपोर्टेंट है, या नहीं देखे देख लो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो हैं। आप इन वीडियो को अधिक से अधिक लाभ उठाएं। हमारे द्वारा टाइम निकाल के ही आपकी वीडियो शूट करी बनाई जा रही है। टाइम जब निकलता तभी इनको बना लेते हैं, फिर अपलोड कर देते हैं, जिससे आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प हो गई। हमारे पास बहुत कमेंट आए थे, जो हमारे योग के ग्रुप है ना, वहाँ हम वैकेंसी वगैरह अपडेट देते हैं, सरकारी भर्तियां की। अभी जैसे मध्य प्रदेश में सेट का एग्जाम भी होने वाला है, तो सेट की भी तैयारी हो जाएगी लोगों की। 22 लेवल की देते हैं, सभी एग्जाम में लगभग समान चीजें हैं, तो उसके लोग कमेंट करते हैं, तो इसलिए हमारे टाइम निकल के आपको चीजें कराई जा रही हैं। तो आप इनका ज्यादा से लाभ उठाएं, लोगों को भी शेयर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।